Good morning and Jai Hind बच्चों. And after discussing the important terms like conductance, molar conductance, resistance and specific resistance, here I am going to discuss the factors affecting the molar conductance. ठीक है. So what are the different factors which affects the molar conductance, or you can say conductivity? As we all already know that the movement of the ions, the movement of the ions give rise to electrolytic conduction. ठीक है, we all already know this. And the electrolytic conduction, ये जो ये टर्म है यहाँ पे जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, the conductance offered by the ions, it actually depends upon number of the factors, such as it depends upon the inter-ionic attraction. इसका मतलब है कि आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जितने भी आयन हैं उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा है और कितना है. सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेशन ऑफ आयन. फाइन, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि द पर्टिकुलर आयन विच इज़ इंट्रोड्यूस इन द सोल्यूशन वो पानी में कितना स्टेबल है और कितना स्टेबल नहीं है. ठीक है. थर्ड वन इज़ द विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन. विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो सोल्यूशन रेसिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा टू द पर्टिकुलर आयंस एंड हेंस कंडक्टेंस विल बी लो. और यू कैन से it also depends upon the number and speed of the ions. इलेक्ट्रोलाइट के टूटने के बाद जो आयन जनरेट हो रहे हैं उनके कितने नंबर्स हैं, व्हाट इज़ द एग्जैक्टली नंबर्स, एंड किस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है. दैट ऑल्सो डिसाइड्स कि आपका मोलर कंडक्टेंस कितना होगा. इसके साथ ही साथ ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. तो मोलर कंडक्टेंस को इफ़ेक्ट करने वाले जो मेन फैक्टर्स हैं उन्हें हमने यहाँ डिस्कस किया है. एंड दे आर, फर्स्ट वन इंटर आयनिक अट्रैक्शन, सेकेंड वन सॉल्वेशन ऑफ आयन, थर्ड वन इज़ द विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन, फोर्थ वन इज़ द नंबर एंड स्पीड ऑफ आयन, एंड द लास्ट वन इज़ द टेम्परेचर. नाउ इसको एक एक को थोड़ा थोड़ा करके हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, डिटेल में नहीं, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में, सबके बारे में, हर फैक्टर के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में डिस्कस करूँगी. टेम्परेचर के लिए अगर हम बोलें तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है आयंस की, अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन डेफिनेटली इंक्रीजेज. और जो मोलर कंडक्टेंस है हेयर, इट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयन. तो आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगा. और अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन इंक्रीज़ करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेटली इसी बात पे डिपेंड करती है कि आयन जो है वो कैसे और कितना मूव कर रहा है. तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका मोलर जो कंडक्टेंस है, या इसको आप बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी,
ये यहाँ पे पड़ जाएगी, एकदम सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट बात करें, सेकेंड बात करें, हम अगर कहें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, तो ये आप पहले से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरीके के होते हैं, वन इज़ वीक एंड अनदर वन इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो कंडक्टेंस है इट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द आयन। तो किसी भी सोल्यूशन में यू नो इफ़ ग्रेटर इज़ द नंबर ऑफ आयंस, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, कंडक्टेंस भी उसका ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस डेफिनेटली इंक्रीजेस। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पाली में क्या होते हैं, ईजिली तुम्हारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर्टी है कि दे गेट ईजिली आयोनाइज्ड होते हैं एंड हैंड प्रोड्यूसेस ग्रेटर नंबर ऑफ द आयंस, एंड डेफिनेटली नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा तो आपका ग्रेटर विल बी द कंडक्टेंस, तो ग्रेटर विल बी द कंडक्टेंस। सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कहीं कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है आपको, ये एकदम आराम से आप समझ जाएंगे। इसी तरह से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो वीक होते हैं, ठीक है, वो ईजिली आयनाइज नहीं होंगे, देन डेफिनेटली दे विल प्रोड्यूस व्हाट, द लोअर नंबर ऑफ द यहाँ पे ग्रेटर की जगह लोअर, और यहाँ पे भी ग्रेटर विल बी द कंडक्टेंस के बजाय क्या हो जाएगा, लोअर विल बी द कंडक्टेंस। तो ये किस केस में होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होगा। मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। इसके बाद आप अगर बात करें कि भाई आप कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग और वीक की अगर हम बात करें, तो ये आपको पढ़ाया गया है कि स्ट्रॉन्ग और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, स्ट्रॉन्ग और जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन दी इट डिपेंड्स अपॉन दी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ये सीधा डिपेंड करता है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट आप जिसको ऐड कर रहे हैं उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है, या डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन, आयनाइजेशन की जगह यू कैन ऑल्सो राइट डिसोसिएशन कितना है, ठीक है। और हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है अल्फ़ा इसका मतलब है डेफिनेटली अल्फ़ा मीन्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात हो रही है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ molecules dissociated into ions divided by total number of molecules added into the solution। तो ये होता है, ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि भाई आपका सोडियम का नाइट्रेट हुआ, पोटेशियम क्लोराइड हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ, ठीक है, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वाइल इफ़ वी विल डिस्कस अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यू कैन से कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें अगर आप बात करें तो आपका एसिटिक एसिड हुआ, फॉर्मिक एसिड हुआ, या अमोनियम का हाइड्रोक्साइड हुआ। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स, एंड हियर इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट आर द फैक्टर्स, जनरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ द कंसंट्रेशन इफेक्ट्स द टर्म मोलर कंडक्टिविटी। थैंक यू एंड जय हिंद।